एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जो इंसानी दिमाग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी, हमारे फैसले, इन सब पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके रोजमर्रा के फैसलों से कोई अनदेखे धागे जुड़े हों? क्या हो अगर पर्दे के पीछे बैठा कोई हर दिन, हर एक पल आपके ही दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो? जरा एक पल के लिए शांति से सोचिए, क्या हो अगर आपके विचार सच में आपके अपने हैं ही नहीं? जिन चीजों को आप पसंद करते हैं, जिन ब्रांड्स पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं या जिन बातों पर आप पक्का विश्वास करते हैं, क्या वो वाकई आपकी खुद की चॉइस है या कोई और आपसे ये चॉइस करवा रहा है? क्या हम अपनी जिंदगी खुद चुन रहे हैं या कोई और इसे हमारे लिए डिजाइन कर रहा है? देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, रोज सुबह की न्यूज हो, राजनीतिक भाषण हो या फिर आपके फोन पर आने वाले एड्स, हमारे दिमाग को लगातार बिना रुके मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं और लोगों से वैलिडेशन पाने की हमारी जो भूख है ना, उसका रोजाना इस्तेमाल होता है। तो चलिए, आज इस पूरे खेल के पीछे छिपे विज्ञान और मनोविज्ञान से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी मानसिक ढांचे की जो हम इंसानों को फंसाता है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। होता क्या है कि हमारा दिमाग ना अक्सर उन्हीं बातों पर ध्यान देता है जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को सही साबित करती हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, राइट? और उन फैक्ट्स को हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जो हमारी सोच से अलग होते हैं। ये दिमाग का एक छोटा सा शॉर्टकट है, लेकिन सच कहूं तो मैनिपुलेट करने वालों के लिए यही सबसे बड़ा दरवाजा भी है। फिर आता है हैलो इफेक्ट। हम अक्सर किसी इंसान की सिर्फ एक खूबी देखकर, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, तो हम उसके बारे में अपनी पूरी राय उसी एक चीज पर बना लेते हैं। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, कई बार लोग सिर्फ इसलिए कोई महंगी कार या प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि उनका कोई फेवरेट या बहुत हैंडसम एक्टर उसे प्रमोट कर रहा होता है। अब लॉजिक के हिसाब से तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है ना? पर मनोविज्ञान के हिसाब से ये बहुत बहुत असरदार है। और ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे दो अलग अलग विश्वास आपस में टकराते हैं ना, तो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होती है। और इसी अंदरूनी बेचैनी से बचने के लिए लोग अक्सर क्या करते हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में टिके रहते हैं या फिर अपने नेताओं का आंख मूंद कर बचाव करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ये ना मानना पड़े कि उनका पहला फैसला गलत था। सच का सामना करने के बजाय लोग अपने गलत फैसलों को ही सही ठहराने लगते हैं। लेयर 1, द डिजिटल एंड कंज्यूमर ट्रैप। अब तक तो बात हुई मनोविज्ञान की, लेकिन चलिए इसे असली जिंदगी से जोड़ते हैं। मार्केटिंग और सोशल मीडिया कंपनियां हमारी इन्हीं कमजोरियों को रोजाना हमारी खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। अब इस नंबर को देखिए, 69%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक रिसर्च बताती है कि 69% मिलेनियल्स किसी इवेंट में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। उन्हें अंदर से ये डर लगता है कि यार कहीं हम पीछे ना छूट जाएं या अकेले ना रह जाएं। और इसी डर और इनसिक्योरिटी का सीधा फायदा बाजार उठाता है। हम अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त लिमिटेड टाइम ऑफर या ओनली टू लेफ्ट इन स्टॉक जैसे टैग्स देखते हैं, राइट? आपको क्या लगता है, ये कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इसे मैन्युफैक्चर्ड अर्जेंसी कहते हैं। ये लॉस अवर्जन पर खेलता है, यानी कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा हमें कुछ खोने का डर होता है। ये जो झूठे काउंटडाउन टाइमर्स हैं और जो फेक अर्जेंसी है, ये हमारे दिमाग पर एक प्रेशर बनाते हैं जिससे हम लॉजिकल सोचना बंद कर देते हैं और तुरंत बिना सोचे समझे बस खरीदारी कर लेते हैं। और ये बात द डोपामाइन लूप को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। आपको पता है, ये सोशल मीडिया एल्गोरिदम बिल्कुल कैसीनो की स्लॉट मशीनों की तरह डिजाइन किए गए हैं। जब हम अपना फोन चेक करते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन या लाइक देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक शॉट रिलीज होता है। ये वेरिएबल रिवॉर्ड्स, मतलब ये अनिश्चित इनाम, हमारे दिमाग को इस कदर अपना गुलाम बना लेते हैं कि हम बिना सोचे समझे घंटों तक बस अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। और सच कहूं तो इसका असर हमारी भावनाओं पर बहुत ही गहरा और बहुत ही दर्दनाक होता है। ये एल्गोरिदम लगातार अपवर्ड सोशल कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं। आज का युवा हर रोज सोशल मीडिया पर वो अवास्तविक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और फिल्टर्ड तस्वीरें देखता है। इसका नतीजा, वो अपनी ही बॉडी को लेकर सेल्फ डाउट, भयंकर एंग्जाइटी और एक अजीब सी जलन का शिकार होने लगते हैं। इसे सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन कहा जाता है, जहां लोग अपनी कीमत सिर्फ अपनी बाहरी दिखावट से तौलने लगते हैं। लेयर 2, द सोसाइटल एंड पॉलिटिकल ट्रैप। देखिए,
ये मानसिक मैनिपुलेशन सिर्फ आपके फ़ोन या विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़े स्तर पर देखें तो समाज और राजनीति में भी इन्हीं साइकोलॉजिकल कमजोरियों का बड़े पैमाने पर फायदा उठाया जाता है। 2024 की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी है जो कहती है प्लेटफॉर्म्स कंटेंट को इस तरह से टेलर करते हैं कि यूजर्स को कुछ नया या चौंकाने वाला ना लगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ये एल्गोरिदम हमारे चारों तरफ एक एको चेंबर बना देते हैं। हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है जो हम पहले से मानते हैं। इससे ना हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ चाल और ज्यादा मजबूत होती है, अथॉरिटी बायस बढ़ता है और हम अलग विचारों को सुनना ही पूरी तरह बंद कर देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी मशहूर किताब 1984 में बहुत पहले ही बता दिया था कि कैसे सिर्फ भाषा को बदलकर पूरी की पूरी जनता की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि प्रोपेगेंडा के जरिए कैसे बड़े बड़े अपराधों को बिल्कुल नॉर्मल बना दिया गया। यूफेमिज्म्स का इस्तेमाल करके सोचिए, नरसंहार जैसी चीज को स्पेशल ट्रीटमेंट या इवैक्यूएशन का नाम दे दिया गया। इमोशनल ब्लैकमेल और लोडेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भीड़ की भावनाओं को एक ही दिशा में मोड़ दिया गया। और न्यूज़पीक मतलब जब सत्ता वो शब्द ही आपसे छीन ले जिनसे आप विद्रोह कर सकते हैं, तो आप बगावत के बारे में सोचेंगे भी कैसे। लेयर 3 द आर्किटेक्चर ऑफ द माइंड। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि आखिर हम इंसान इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे हो जाते हैं। इसका जवाब सिगमंड फ्रॉइड के इस पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में छिपा है। उन्होंने बताया था कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। इड यानी हमारी बुनियादी और आदिम इच्छाएं, सुपर ईगो यानी समाज के बनाए हुए नैतिक आदर्श, और ईगो यानी हमारा सचेत रूप जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। तो जब हमारे अंदर ये अलग अलग इच्छाएं आपस में टकराती हैं ना, तो हम खुद को मानसिक तकलीफ से बचाने के लिए रिप्रेशन या प्रोजेक्शन जैसे डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और हमारी यही कमजोरी हमें मैनिपुलेशन का सबसे आसान शिकार बना देती है। और बिल्कुल इसी कॉन्टेक्स्ट में जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे का ये सिद्धांत बहुत मायने रखता है, मास्टर एंड स्लेव मोरालिटी। नीत्शे ने कहा था कि मास्टर मोरालिटी वो है जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जो अपनी ताकत और अपने खुद के बनाए उसूलों पर चलती है। लेकिन दूसरी तरफ है स्लेव मोरालिटी या हर्ड मोरालिटी, जहां लोग बस भेड़ बकरियों की तरह भीड़ के पीछे चलते हैं, दूसरों की वैलिडेशन के भूखे होते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। आज का ये जो पूरा कंज्यूमरिज्म और सोशल प्रूफ का कल्चर है ना, वो इसी हर्ड मोरालिटी पर जिंदा है। लोग सिर्फ इसलिए चीजें खरीदते हैं या किसी बात को मानते हैं क्योंकि बाकी सब भी तो वैसा ही कर रहे हैं ना। एस्केपिंग द इनविजिबल प्रिजन, यानी इस अदृश्य जेल से बाहर निकलने का रास्ता। तो अब सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या हम बचपन से चली आ रही इस कंडीशनिंग और डिजिटल कंट्रोल को तोड़ सकते हैं? जॉर्ज ऑरवेल का ये कोट सच में दिल दहला देने वाला है। हम तुम्हें अंदर से बिल्कुल खाली कर देंगे और फिर तुम्हें अपने आप से भर देंगे। जरा सोचिए इस बारे में। ये बेतहाशा कंज्यूमरिज्म, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा, ये एल्गोरिदम, इनका अंतिम लक्ष्य यही तो है, इंसान की अपनी सोच, उसकी अपनी पहचान को मिटाना और उसके दिमाग में वो फीड करना जो ये सिस्टम चाहते हैं, ताकि आप वही खरीदें, वही सोचें और वही महसूस करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा हो। सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसमें लोहे की सलाखें हों। सबसे खतरनाक जेल वो है जहां कैदियों को ये एहसास तक नहीं होता कि वो कैद हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करना होगा, अपने खुद के फैसलों पर सवाल उठाने होंगे। क्या जो हम सोच रहे हैं वो सच में हमारा अपना विचार है? हमें अपनी मानसिक आज़ादी वापस लेनी ही होगी, क्योंकि अवेयरनेस यानी जागरूकता ही इस जेल को खोलने की इकलौती चाबी है।